नमस्ते। क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे कितने उत्साह से अक्षरों और शब्दों की दुनिया में कदम रखते हैं? जैसे कमल का फूल देखकर वे क सीखते हैं या खरगोश का चित्र देखकर खो पहचानते हैं, वैसे ही पढ़ने की यह यात्रा धीरे-धीरे शब्दों, वाक्यों और फिर पूरी किताबों तक पहुंचती है। लेकिन क्या सिर्फ अक्षर पहचान लेना या पन्ने पलट देने भर से हम सच्चे पाठक बन जाते हैं? नहीं। पढ़ना तब सार्थक होता है जब हम उसे समझते हैं, उसके भाव और विचारों को आत्मसात करते हैं। आज के इस पाठ में हम जानेंगे कि पढ़ने के कौशल को कैसे निखारा जाए, कैसे शब्दों के अर्थ से लेकर पूरे अनुच्छेद के मूल भाव तक पहुंचा जाए और कैसे पठन सामग्री का विश्लेषण करके उससे ज्ञान और आनंद दोनों प्राप्त किए जाए। चलिए शुरू करते हैं यह रोचक सफर। पाठ का नाम है पढ़े कैसे। अपने छोटे भाई बहनों को या दूसरे बच्चों को आपने प्रारंभिक पढ़ाई करते देखा होगा। कमल का फूल देखकर वे देवनागरी लिपि का क, खरगोश का चित्र देखकर वे ख, और इसी तरह से धीरे धीरे पूरी वर्णमाला सीखते हैं। अक्षरों के बाद शब्द की बारी आती है। बच्चा वर्णों को जोड़ जोड़कर पढ़ता है, कमल कमल। इसके बाद बच्चा पूरा वाक्य पढ़ने का अभ्यास करता है। यह कमल का फूल है। अनुच्छेद, पाठ, कई पाठ। बाद में तो किताबों पत्रिकाओं के कई पृष्ठ और उसके बाद पूरी किताब पढ़ जाते हैं। किंतु केवल साक्षर हो जाना या फिर शब्द या वाक्य या किताब के कई पन्ने पढ़ जाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझना भी आना चाहिए। किसी भी चीज को समझते हुए पढ़ना भी एक कौशल है। इसके कई चरण और स्तर है। इसे रोचक और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पाठ में हम ये सभी कौशल सीखेंगे। चलिए इस पाठ को आगे पढ़ने से पहले इस पाठ के उद्देश्य को समझ लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप पढ़ने के कौशल की जानकारी प्राप्त कर उनका प्रयोग कर सकेंगे। आसपास बिखरी विविध प्रकार की उपलब्ध पठन सामग्री में से उपयोगी सामग्री का चयन कर उनका विश्लेषण कर सकेंगे। पठित और अपठित सामग्री में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विविध प्रकार की पठित अपठित सामग्री में से प्रमुख उपयोगी बिंदु, सार या केंद्रीय भाव निकालकर प्रस्तुत कर सकेंगे। पठित सामग्री का विश्लेषण कर सकेंगे तथा उसका मूल्यांकन कर सकेंगे। चलिए अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अक्षर से अनुच्छेद तक। अमेरिका में रहने वाला कोई बच्चा हिंदी पढ़ना सीख रहा है। उसकी पुस्तक में लिखा है ई जोड़ ख, इक और क जोड़ एम जोड़ एल, कमल। अपनी मां या किसी और की सहायता से वह बच्चा ई ख क एम एल अक्षर पहचान लेता है। इसके बाद वह ईख और कमल को पढ़ लेता है। इन अक्षरों की पहचान के सहारे कम, कलम, कई, मकई जैसे शब्द भी पढ़ लेता है। क्या इसे हम कहेंगे कि बच्चे ने पढ़ना सीख लिया? हाँ, कम से कम इन शब्दों को पढ़ना तो उसे आता है। पढ़ने का पहला चरण है भाषा के अक्षरों की पहचान तथा उनसे बने शब्दों की पहचान। बालक ने अक्षर और उनसे बने शब्द तो पहचान लिए, किंतु कठिनाई तब होती है जब उसने अपने घर में इन शब्दों को कभी सुना ना हो। अतः वह शब्दों को पढ़ तो लेता है, किंतु इनका अर्थ नहीं समझता। विद्यार्थी की मुश्किल आसान करने के लिए ही पुस्तक में लेखक इन शब्दों के साथ ईख और कमल का चित्र बना देता। अब ये दो शब्द विद्यार्थी के लिए केवल शब्द नहीं रहते। ईख और कमल का मूर्त रूप भी उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वह जान जाता है कि कमल फूल का नाम है और ईख वही है जिसे गन्ना कहते हैं। अब वह बालक चूंकि इन दो चीजों के रंग रूप को पहचान गया है, इसलिए इन दोनों शब्दों के अर्थ भी उसकी समझ में आ गए। ये शब्द उसके लिए सार्थक हो गए। अब आप जान गए हैं कि पढ़ने के कौशल का दूसरा चरण है शब्दों के अर्थ जानना। दूसरे चरण के बिना पहला चरण अधूरा है। पढ़ने का कौशल सीखने के लिए एक तीसरी बात और भी है, वह है पढ़ने की गति। शब्द की पहचान और उसके अर्थ के ज्ञान के बाद हम एक बार में ही कई शब्दों के समूह को पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यह पढ़ना थोड़ी तेज गति से होना चाहिए। अर्थ समझने के लिए उचित गति से पढ़ना जरूरी है। यदि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, यदि आप एक एक शब्द को रुक रुक कर, अटक अटक कर पढ़ रहे हैं, तो पूरे अनुच्छेद का अर्थ आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको शब्दों को पहचानने की शक्ति का विकास करना होगा। कई लोग बोल बोलकर, होठों में बुदबुदाते हुए या होठ हिलाते हुए पढ़ते हैं।
इससे भी पढ़ने की गति में बाधा पहुंचती है। अतः पढ़ते समय पाठ्य सामग्री का समुचित गति से मौन वाचन, मन मन में अर्थ समझते हुए पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आपको पढ़ने में आनंद आने लगेगा। अब आप गति के साथ पढ़ लेते हैं, यह ठीक है, किंतु जो पढ़ते हैं क्या उसे समझते भी है? हाँ, आप समझ रहे हैं। यही कहा ना आपने। यह समझना क्या होता है? पढ़कर समझने का मतलब क्या है? आइए जाने। जैसे एक एक शब्द को पहचानना काफी नहीं होता, वाक्यांश और पूरे वाक्य समुचित गति से पहचानने होते हैं। वैसे ही पढ़कर समझने में शब्दों के प्रसंग के अनुसार अर्थ को समझना होता है। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने के अतिरिक्त उसमें कही गई बातें, घटनाएं आदि का एक दूसरे से संबंध समझना भी शामिल है। आप जानते हैं कि शब्दों से मिलकर वाक्यांश बनते हैं, वाक्यांशों से मिलकर वाक्य बनते हैं, इन वाक्यों से मिलकर अनुच्छेद बनते हैं और कई अनुच्छेदों के मिलने से कोई भी रचना तैयार होती है, जैसे लेख, कहानी, समाचार आदि। पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर आप एक एक शब्द अलग अलग नहीं पढ़ते, उसे एक ही प्रवाह में पढ़ते चले जाते हैं। किसी भी सूचना, संदेश, विचार, घटना, लेख, कहानी को पढ़ने के साथ साथ आप उसका अर्थ भी समझते चलते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सदा समझना शामिल रहता है। बिना समझे बूझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। यह पढ़ने की प्रक्रिया का चौथा चरण है। अब आपने सचमुच पढ़ना सीख लिया। शब्द ज्ञान से अर्थ ज्ञान तक। आइए पढ़ने के कौशल के संबंध में जो बातें हमने सीखी उन पर और विचार करते हैं। अब आपको क्या लगता है, ठीक तरह से पढ़ने के लिए क्या शब्दों की पहचान ही काफी है? नहीं, ऐसी पहचान निरर्थक होती है। हमें शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपकी सुविधा के लिए आपकी पाठ्य सामग्री के प्रत्येक पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हाशिए पर दिए गए हैं। आप इनका लाभ अवश्य उठाइएगा। ये पाठ को समझने में सहायक सिद्ध होंगे। पाठ पढ़कर हमें उसका अर्थ भी तो समझना होता है। आइए उदाहरण रूप में एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद पहला। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। अचानक ही वे बादल छमाछम बरसने लगे। दरवाजे पर घंटी बजी। 8 साल की ऋतु छमाछम करती हुई गई और उसने दरवाजा खोल दिया। उसका 10 साल का भाई सुंदरेश सामने खड़ा था। वह अंदर आया। वह सिर से पांव तक पूरी तरह से भीगा हुआ था। यह देखकर उसकी मां एकदम से उस पर बरस पड़ी। इस अनुच्छेद में बादलों के संदर्भ में बरसना शब्द का अर्थ है आकाश से पानी का गिरना। मां के संदर्भ में बरसना शब्द का अर्थ है उसका गुस्से से डांट लगाना। इसी तरह से वर्षा के संदर्भ में छमाछम का अर्थ है बारिश की बूंदों के तेजी से गिरने से होने वाली आवाज, जबकि अर्थू के संदर्भ में छमाछम उसके पैरों की पाजेब की आवाज है। इस अनुच्छेद को पढ़कर आप निम्नलिखित घटनाएं और तथ्य जान जाते हैं। पहला, वर्षा अचानक होने लगी थी। दूसरा, सुंदरेश घर के बाहर था। तीसरा, वह वर्षा में भीग गया। चौथा, वह घर आया। पांचवा, उसे खूब डांट पड़ी। इस अनुच्छेद में कहीं नहीं गई है जैसे यह घटना बरसात के मौसम की है। वर्षा बहुत तेज थी। सुंदरेश को घर के बाहर खेलने की आदत है। सुंदरेश काफी खेलने वाला लड़का है। जिस समय वर्षा आरंभ हुई घर का दरवाजा भीतर से बंद था। सुंदरेश की मां को उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। आप इन तथ्यों और घटनाओं से नीचे लिखे पारस्परिक तथा कार्य कारण संबंध भी जान जाते हैं। पहला, जिस समय वर्षा आई सुंदरेश घर के बाहर था। दूसरा, वह घर लौटा। वर्षा बहुत तेज थी इसलिए वह पूरी तरह भीग गया था। तीसरा, मां बहुत नाराज हुई क्योंकि वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और मां को चिंता हुई कि कहीं वह बीमार न पड़ जाए। इस तरह से शब्दों का प्रसंग के अनुकूल अर्थ समझना और पठन सामग्री में निहित तथ्यों, घटनाओं आदि का पूर्वापर तथा पारस्परिक संबंध समझना पढ़ने के कौशल के लिए जरूरी है। इस तरह से पढ़ने के बाद आपने कुछ निष्कर्ष निकाले होंगे, है ना? आपने सुंदरेश की आदत और उसकी मां के स्वभाव का मूल्यांकन किया। संभव है यह सब कुछ पढ़ते हुए आपको इसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत अनुभव याद आया हो जिससे सुंदरेश की स्थिति पर आप हंस पड़े हो और पूरी घटना को पढ़कर आपने आनंद लिया हो। यह एकदम स्वाभाविक है कि आप जो कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करते हैं
उससे निष्कर्ष निकालते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। यह निष्कर्ष, यह मूल्यांकन, यह आनंद उठाना पढ़ने और पढ़े हुए अंश का अर्थ समझने की प्रक्रिया का पांचवा और अंतिम चरण है। इस क्रम में आप उन बातों को भी समझ लेते हैं जो रचना में साफ साफ नहीं कही गई है, किंतु उनमें छिपी हुई है, निहित है। इसका अर्थ यह हुआ कि ठीक से और पूरी तरह से पढ़ना तभी होगा जब आप पढ़ी हुई सामग्री में कही गई बातों, विचारों या भावनाओं और घटनाओं की विवेचना करके उनका आनंद लेंगे, उन बातों को अपने मन में बिठा लेंगे, अपने ज्ञान और अनुभव का हिस्सा बना लेंगे। आइए पढ़ने के पांचों अंगों को फिर से समझ लें। शब्दों और उनसे बने वाक्यांशों को पहचानना, शब्दों के अर्थ जानना, तीव्र गति से पाठ्य सामग्री का मौन वाचन करना, पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि को जानना, पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि का पारस्परिक संबंध समझना, उनका मूल्यांकन करना तथा निष्कर्ष निकालना। अब हम ये मान लेते हैं कि पढ़ने के कौशल के पांचों अंग आपको याद हो गए, ठीक है ना? तो अब यह देखें कि पठन कौशल के इन चरणों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस संबंध में एक बात और, आप और हम ढेर सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, कहानी, व्यंग्य, वैचारिक लेख पढ़ते हैं और कविताएं भी पढ़ते हैं। इन सब की भाषा तो हिंदी ही होती है, किंतु शब्दों के अर्थ विभिन्न संदर्भों के अनुसार होते हैं, उनके प्रयोग भिन्न होते हैं, उनकी शैली भिन्न होती है और उन्हें सही प्रकार से पढ़ने समझने के लिए विभिन्न स्तर के पठन कौशल की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्तर की अधिक से अधिक सामग्री को पढ़ने समझने योग्य बनाने के लिए पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। इस अभ्यास के लिए ही विभिन्न प्रकार की सामग्री इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे, कहानियां, कविताएं, दोहे, लेख, व्यंग्य आदि। यहां तरह तरह की सामग्री देने का उद्देश्य आपको पठन कौशल में सक्षम बनाना है, जिससे आप भावी जीवन में जो कुछ पढ़े उसे बिना किसी सहायता के पढ़ सके। अर्थ ज्ञान से पढ़ने की कुशलता तक। आइए पढ़ने की कुशलता पर कुछ और बातें करें। इस पुस्तक के पाठों में आए अधिकांश शब्दों से आप परिचित होंगे। बहुत सारे शब्द तो आपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने आसपास सुने होंगे। आपने अन्य विषयों की बहुत सी पुस्तकें तथा इससे पहले भी हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होंगी। फिर भी प्रत्येक पाठ में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो हमारे लिए अपरिचित होते हैं, किंतु प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है और जाना जा सकता है कि लेखक क्या कहना चाहता है। जब ऐसे शब्द विभिन्न संदर्भों में बार बार आते हैं तो हम उनका अर्थ निश्चित रूप से जान जाते हैं। फिर भी यदि कोई अस्पष्टता रह जाए तो ऐसे शब्दों के अर्थ शब्दकोश में देखकर अपने अनुमान को पक्का कर लेना चाहिए। पाठ्य सामग्री में तीसरे प्रकार के वे शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं और संदर्भ के आधार पर भी उनका अर्थ समझना कठिन हो जाता है। दो उदाहरण देखिए। कारगिल युद्ध की विभीषिका वर्णनातीत है। इस घटना की विश्वव्यापी स्तर पर निंदा हुई। उपर्युक्त तीन शब्दों में से दूसरे और तीसरे शब्द का अर्थ प्रसंग के अनुसार जानना ही संभव होगा, किंतु पहले शब्द के लिए शब्दकोश देखना आवश्यक हो जाएगा। शब्दों के अर्थ जानने के संबंध में एक बात याद रखिए। शब्द से अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद या लेख में कही जा रही बात का मुख्य भाव है। लेखक के भाव, विचार, संदेश आदि समझना ही वास्तविक रूप से पढ़ना है। भाव, विचार आदि शब्दों द्वारा ही प्रकट होते हैं, अतः अधिक से अधिक शब्दों को उनके सही अर्थों सहित जानना पढ़ना कौशल पर अधिकार पाने के लिए आवश्यक है। आप जान चुके हैं, पढ़कर समझने की पहली शर्त है गतिपूर्वक पढ़ना। जब तक समुचित गति से नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक तथ्यों, विचारों, भावों आदि के आपसी संबंधों को अच्छी तरह से समझने में कठिनाई होगी। अतः सबसे पहले गति से पढ़ने का अभ्यास कीजिए। गतिपूर्वक पढ़ने के लिए शब्दों को अलग अलग देखना आवश्यक नहीं है। हम एक ही नजर में पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश पढ़ लेते हैं। पठन की गति बढ़ाने का अभ्यास करने का एक तरीका है कि पठन सामग्री की दाहिनी ओर पृष्ठ पर सबसे ऊपर अंगुली रखकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते चलिए और अंगुली के फिसलने की गति से ही पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए।
अभ्यास करने पर आपकी पठन गति अवश्य बढ़ेगी। इसके लिए आप घड़ी रखकर देखिए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ पाते हैं। आप पाएंगे कि कुछ दिन अभ्यास के बाद आप कम समय में अधिक शब्द पढ़ लेते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहने पर अपनी पढ़ने की गति में सुधार कर सकते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, यदि सामग्री में नए अथवा कठिन शब्द आए तो उनका प्रसंगानुकूल अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए और उन्हें अपने पठन में बाधक न बनने दें। किंतु यदि ऐसे शब्द संख्या में काफी है और उनसे अर्थबोध में बाधा पड़ रही है तो उन्हें अलग किसी कागज पर लिखते चलिए। पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद इन शब्दों को शब्दकोश में देखिए और प्रत्येक के सामने उसका अर्थ लिख लीजिए। अब आप पाठ दोबारा पढ़ जाइए। तब तक पढ़िए जब तक स्पष्ट न हो जाए। शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात अनुच्छेद में प्रकट विचारों और तथ्यों को समझना अधिक कठिन नहीं होगा। किसी अनुच्छेद को पढ़ते समय आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। पहला, अनुच्छेद में कौन कौन से तथ्य दिए गए हैं? दूसरा, अनुच्छेद में कौन कौन से विचार आए हैं? तीसरा, इनमें से कौन से तथ्य तथा विचार मुख्य है? चौथा, इस अनुच्छेद में कही गई बातें कहां तक सही है? इत्यादि। जब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, समझिए आपने अनुच्छेद का अर्थबोध नहीं किया, अर्थात आपका पढ़ना न पढ़ना समान ही रहा। पढ़ी हुई सामग्री को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है कि जो बात कही गई है उसका मनन करें, अर्थात उस पर मन ही मन सोच विचार करें। कोई घटना क्यों घटी? अमुक पात्र का स्वभाव कैसा था? लेखक का संदेश क्या था? उसने वह संदेश कितनी अच्छी तरह से दिया है? जो बात कही गई है वह कहां तक सही है? इत्यादि। इस प्रकार सोचने विचारने से पढ़ी समझी बात आपके ज्ञान और अनुभव का अंग बन जाएगी। तब आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ी समझी बातें जीवन में आपके काम आएंगी और नई सामग्री को पढ़ने समझने में सहायता प्रदान करेगी। हाँ, एक बात और यह भी जानने की कोशिश भी कीजिए कि सही उत्तर वही क्यों है। यदि यह सब कुछ आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे तो आप सच्चे अर्थों में पढ़ना जान जाएंगे। पर एक बात याद रखिए, किसी एक अनुच्छेद, लेख अथवा कहानी को पढ़ और समझ लेने पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि आप पढ़ने में पूर्णतया कुशल हो गए हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पठन सामग्री भिन्न भिन्न विषयों और स्तरों की होती है, अतः अपनी आवश्यकता और रुचि की सामग्री को पढ़ने और समझने के लिए आवश्यक है कि आप विभिन्न प्रकार की सामग्री को पढ़कर समझने का अभ्यास करें। पढ़ने में गति भी अभ्यास से ही आती है और अर्थबोध का विकास भी विभिन्न प्रकार की सामग्री को बार बार पढ़ने से ही होता है। अपठित कविता कैसे पढ़ें? आइए एक उदाहरण कविता का भी देख लें। कविता का पठन और अर्थबोध गद्य सामग्री के पठन और अर्थबोध से भिन्न होता है। गद्य सामग्री का पठन द्रुत गति से और मौन रहकर करना होता है, किंतु कविता के वाचन में उचित विराम और लय के साथ सस्वर पाठ करने की आवश्यकता होती है। जब तक सस्वर और उचित लय के साथ नहीं पढ़ेंगे, उसे पढ़ने का आनंद नहीं आएगा, न ही उसका अर्थ खुलेगा। दूसरी बात यह है कि गद्य की भांति कविता में सूचनाओं और ज्ञान का भंडार नहीं होता और न ही हम उसका वाचन ज्ञान ग्रहण करने के लिए करते हैं। गद्य की भांति हम कविता के 10-15 पृष्ठ एक साथ नहीं पढ़ते। कविता तो भावों से परिपूर्ण होती है, उसमें प्रवाह होता है, संगति होती है और कई बार शब्दों के दोहरे अर्थ होते हैं। अतः कविता धीरे धीरे लयपूर्वक सस्वर पढ़नी चाहिए, जिससे आप कवि के भावों को स्वयं अनुभव कर सकें और उसके संदेश को समझ सकें। आप जान गए हैं कि कविता की भाषा गद्य की भाषा से भिन्न होती है, उसमें भारी भरकम शब्द नहीं होते। इसके अतिरिक्त उसमें यदि कोई नया शब्द होता भी है तो जरूरी नहीं कि कवि ने उसको बिल्कुल उसी अर्थ में लिखा हो जो शब्दकोश में दिया गया है। नीचे दिए गए उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओध की यह कविता आपने कभी पढ़ी है? नहीं? तो जरा इसे सस्वर और लयपूर्वक पढ़िए। एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। आह, क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, गिर पड़ूंगी छू अंगारे पर किसी, या गिरूंगी मैं कमल के फूल में।
बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समंदर ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। किंतु अक्सर छोड़ना घर का उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। इस कविता में आपको किसी शब्द का अर्थ समझने में कठिनाई हुई? नहीं हुई ना, किंतु जो शब्द जरा नया सा है ना? जो का अर्थ है जैसा, किंतु शब्दकोश देखे बिना संदर्भ से आप इसका अर्थ जरूर समझ गए होंगे, और यह भी समझ गए होंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। इन बातों का ध्यान रखिए। अब आप समझकर पढ़ने का आसान सा तरीका जान गए हैं। आप गद्य और कविता को अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास कीजिए। इसके लिए इस पुस्तक में दिए पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ साथ में दिए गए हैं। हर सामग्री पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त पाठों के विभिन्न अंशों पर प्रश्न भी पूछे गए हैं, जिनका उत्तर देने पर आप जान पाएंगे कि आपने पाठ को पढ़कर कितना समझा है। इस सामग्री का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए आपको पढ़ने समझने का अभ्यास करना आवश्यक है। उसके लिए निम्नलिखित कार्य कीजिए। पहला, सामग्री को द्रुत गति से मौन रहकर समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरा, कविताओं को सस्वर पढ़िए और उसकी लय तथा झंकार का आनंद उठाइए और भाव ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। तीसरा, कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से जानिए। चौथा, मूल पाठ को बार बार पढ़िए और उसमें समाहित घटनाओं, विचारों आदि को नोट कर लीजिए। ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए जो पाठ के केंद्र बिंदु से जुड़े हैं। पांचवा, पाठगत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन उत्तरों को दिए गए उत्तरों से मिलाइए। यदि गलत हो तो पूर्ण अंश पढ़कर सवालों के जवाब देने का प्रयास कीजिए। छठा, पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखकर देखिए, जिससे आपको लिखने का अभ्यास हो सके और आप परीक्षा में भी तीव्र गति से लिखकर प्रश्नों के उत्तर दे सके। सातवां, जब तक आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह समझ में ना आ जाए, उपर्युक्त सभी कार्य बार बार कीजिए। ऐसा करने पर आपको प्रश्नों के उत्तर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सामग्री आपकी समझ, ज्ञान और अनुभव का अंग बन जाएगी। इस पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त आपके अभ्यास के लिए पाठांत प्रश्नों के रूप में कुछ अपठित सामग्री भी दे रहे हैं। यह सामग्री अर्थबोध का अभ्यास कराने में आपकी मदद करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि इन दोनों प्रकार की सामग्रियों की सहायता से आप पढ़ने की कुशलता का समुचित विकास कर पाएंगे। आइए, आपको ऐसी सामग्री पढ़ने के तरीके बताते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी, जो आपके लिए बिल्कुल नई है, यानी अपठित है। यह गद्य अर्थात निबंध, कहानी, लेख, समाचार आदि या कविता भी हो सकती है। जब आप किसी नई पठन सामग्री को पढ़ना शुरू करें, तो उससे पहले उस पर एक नजर ऊपर से नीचे तक डालें। आपको देखते ही कुछ मोटी मोटी सी चीजें समझ में आ जाएंगी, जैसे पठन सामग्री का शीर्षक क्या है, किसके बारे में है, उसके मुख्य बिंदु क्या है। यदि कोई चित्र या आंकड़ा या तालिका दी गई है तो उसे ध्यान से देखें। उपशीर्षक पर ध्यान दें। कुछ बातें उभार कर लिखी जाती हैं, यानी टेढ़े छपे अक्षर शब्द या वाक्य में होंगी, उन्हें ध्यान से पढ़िए। कुछ और बातें, अब आप पूरे लेख को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि इस बार आप पूरे अनुच्छेद को अधिक तेजी से पढ़ गए हैं। चीजें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। आपको ऐसी ही कोई और स्थिति ध्यान में आ रही है। ऐसे में आप अखबार या पुस्तक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे, उतनी ही तेजी पठन में अब बना पाएंगे। इसके लिए पुस्तकालय जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें चुनिए और अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आपको एक बात और बताते हैं, यदि पढ़ते समय कोई अपरिचित शब्द आता है, तो आप सर्वप्रथम संदर्भ से ही अर्थ समझने का प्रयास करें। यह आप इसी पाठ में पढ़ चुके हैं। यदि फिर भी न समझ में आए, तो आप उस शब्द का संरचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द आया, दिग्विजय। इस शब्द का विश्लेषण करना चाहेंगे तो आपको पढ़ने से विजय शब्द साफ समझ आ रहा होगा, परंतु आगे दिग लग जाने से शब्द अनजाना सा लग रहा होगा। यह दिग शब्द वास्तव में दिक है, जिसका अर्थ है दिशा, और दिक शब्द विजय से पूर्व लगने
और संधि के नियम के कारण दिग्ग बन गया और पूरा शब्द बना दिग्विजय। इसी प्रकार अपरिचित शब्दों के मूल शब्द को पहचानने का प्रयास कीजिए। फिर उस शब्द के आगे और पीछे लगे उपसर्ग प्रत्यय को पहचानिए। साथ ही इनके लगने से बने शब्द में आए बदलाव को पहचानने का प्रयास कीजिए। चलिए अब समझते हैं आपने इस पाठ से क्या सीखा। पठन कौशल को विकसित करने के लिए इसके अनेक चरण हैं। सामग्री को पढ़ने की कला का विकास करने के लिए पढ़ने में रुचि जगानी बहुत आवश्यक है। पठन में गति बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सामग्री प्रतिदिन पढ़ना और घड़ी रखकर पढ़ना जरूरी है। इससे आप 1 मिनट में पढ़े गए शब्दों की संख्या गिनिए और उन्हें बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपरिचित या अपठित सामग्री को पढ़ने से पहले उस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है, जिससे उसके शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र, आंकड़े आदि का सामान्य बोध हो सके। तत्पश्चात उसे शुरू से अंत तक गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्य पढ़ते समय विचारों के क्रम पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार कविता पढ़ते समय भाव ग्रहण करने के लिए उसे लय के साथ पढ़ना आवश्यक होता है। पढ़ते समय कोई अपरिचित और कठिन शब्द आने पर उसे एक कागज की चिट पर लिख लेना चाहिए और शब्दकोश में उसका अर्थ देखकर याद कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि पढ़ना सिर्फ अक्षरों को पहचानने तक सीमित नहीं है। यह एक कला है जिसमें शब्दों के अर्थ, पाठ की गति, संदर्भ की समझ और विचारों के मूल्यांकन का समन्वय होता है। चाहे वह गद्य हो या कविता, हर पठन सामग्री हमें नए विचारों और अनुभवों से भर देती है, बशर्ते हम उसे गहराई से समझें। आइए इन 5 चरणों को याद रखें। पहला, शब्दों की पहचान। दूसरा, अर्थबोध। तीसरा, गतिपूर्ण पठन। चौथा, संदर्भ और संबंधों की समझ। पांचवा, मूल्यांकन और आनंद। अब आपके पास वह कुंजी है जो किसी भी पुस्तक, लेख या कविता के द्वार खोल सकती है। बस अभ्यास जारी रखिए, नई सामग्री पढ़िए और जिज्ञासा को कभी मरने न दीजिए। याद रखिए, एक अच्छा पाठक वह नहीं जो सब कुछ पढ़ ले, बल्कि वह है जो पढ़े हुए को जीवन में उतार सके। धन्यवाद।